चलिए तो लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। अब आज हमारे पास में मैटेरियलिटी को लेकर आगे के कॉन्सेप्ट हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन क्या किया? लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया था कि मैटेरियलिटी का मतलब क्या होता है और मैटेरियलिटी को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट था मैटेरियलिटी का यूज क्या है, मतलब हम उसकी यूटिलिटी क्या है हमारे लिए, हम उसको कैसे काम में लेते हैं। आज हमारे पास में एक टर्म है परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी, और उसके बाद में हम लोग जाएंगे कि मैटेरियलिटी के लेवल को ऑडिटर सेट कैसे करेगा। ठीक है। ये हमारा दूसरा स्टेप होगा, डिटरमाइनिंग मैटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी एट द प्लानिंग ऑफ ऑडिट। जैसा हमने कहा था 3 स्टेज पर हम यूज करते हैं, प्लानिंग स्टेज पर, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, और तीसरा हम यूज करते हैं लास्ट में जब हम लोगों को फाइनल रिपोर्टिंग करनी होती है, यानी फाइनल कंक्लूजन बनाना होता है। पर उससे पहले एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ये परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या होता है। देखो जनरली क्या होता है, मैटेरियलिटी को हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं। मैटेरियलिटी को 2 लेवल पर डिसाइड करते हैं ना, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीचे जाके और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है। मैटेरियलिटी को हम लोग 2 लेवल पर डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड एट, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे। अच्छा, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो मैटेरियलिटी है इसका कोई यूज नहीं है। अच्छा, ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, देखने के लिए आपको देखने में लगेगा ये टॉपिक नीचे वाला है, हम इस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझना इसलिए जरूरी है पहले क्योंकि हम लोगों को परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी समझना है। अब उसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग बात कह रही है, लेकिन उसको समझने के लिए हमें बात दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा, दूसरी बात करनी पड़ेगी। वो ये है कि मैटेरियलिटी डिसाइडेड एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, और एक टर्म होता है असर्शन लेवल। ठीक है, एक टर्म होता है असर्शन लेवल। अगर आप असर्शन का मीनिंग पूछेंगे तो असर्शन का मीनिंग वैसे तो कुछ अलग है। क्या अलग है असर्शन का मतलब? अगर आप बैलेंस शीट में, फॉर एग्जांपल मैं बैलेंस शीट के आइटम की बात कर रहा हूं, ये P&L का भी हो सकता है। बैलेंस शीट में अगर आपको कोई आइटम रिकॉर्ड करना हो, फॉर एग्जांपल अगर आपको बिल्डिंग रिकॉर्ड करनी है, तो आप क्या कीजिएगा, मतलब आपको आकर कोई बोले कि बिल्डिंग रिकॉर्ड कर दो 500 करोड़ रुपए, तो आप बैलेंस शीट में एंट्री कर दोगे क्या? नहीं ना। हम जब अपने बुक्स बनाते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं और उनसे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो कोई भी चीज हम लोग रिकॉर्ड्स में जब एंटर करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम लोग उसको रैंडमली रिकॉर्ड कर देते। यानी किसी ने बोला 500 करोड़ रुपए आप रिकॉर्ड कर दीजिए बिल्डिंग, तो हम रिकॉर्ड नहीं, हम इसके कुछ बेसिस पकड़ेंगे। जैसे क्या ये बिल्डिंग एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, हम ये देखेंगे। अगर हाँ तो फिर हम देखेंगे इसका ओनरशिप हमारे पास है या नहीं, मतलब एंटिटी के पास है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है और ये हमारी ही है, तो हम इसका वैल्यू देखते हैं कि इस वैल्यू पर हमको रिकॉर्ड करना है। ठीक है। हम ये देखेंगे कि इसको कंप्लीट, मतलब कोई चीज छूट तो नहीं गई, बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, हमने बचपन में पढ़ा था जो भी एक्सपेंडिचर्स डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्विजिशन ऑफ एन एसेट होते हैं वो कैपिटलाइज करते हैं, वो आ गए हैं या नहीं। यानी और भी ऐसी चीजें हैं, ये जो हम इंडिविजुअल चीजें, ये जो बेसिस है, ये आधार है जिनको यूज करके हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन सही है या नहीं, जेन्युइन है या नहीं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। ऑडिटर भी यही करता है। ऑडिटर को जब भी कोई ट्रांजैक्शन या कोई आइटम चेक करना होता है तो ऑडिटर क्या करता है, ऑडिटर ये देखता है कि क्या वो आइटम एग्जिस्ट करता है या नहीं। जैसे बिल्डिंग चेक कर रहा है तो वो भी ऐसे ही चेक करेगा, बिल्डिंग एग्जिस्ट है करती है या नहीं, क्या एंटिटी के नाम से है या नहीं, इसके एविडेंस लेगा। उसका वैल्यू क्या है, इस बात का एविडेंस लेगा। उसका वैल्यू कंप्लीट तो रिकॉर्ड हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं, इस बात का एविडेंस लेगा। मतलब जब वो सब चीजों को वेरीफाई कर लेता है उसके बाद में वो ये मानता है कि सही है या नहीं। इनको, ये जो बेसिस है ना बेटा, इन बेसिस को कहा जाता है असर्शन। ये बेसिस कहलाता है असर्शन टेक्निकली देखा जाए तो। P&L के आइटम के लिए भी हो सकता है। अगर आप सैलरी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सैलरी एक्चुअल में हमने पे करी हो, यानी ये खर्चा अकर हुआ है, एक्चुअल में हुआ है। यदि ये खर्चा हुआ ही नहीं तो हम रिकॉर्ड्स में नहीं लेंगे। कंप्लीटनेस, मतलब ये ट्रांजैक्शन, यानी ये सैलरी का पूरा फिगर आ गया हो पूरे साल का, कुछ छूटा नहीं हो, हमने कहीं कुछ गलती से छोड़ तो नहीं दिया। इसी तरीके से करंट ईयर का कट ऑफ, जो है हमारा असर्शन होता है कट ऑफ, कि जो हमारा बैलेंस शीट डेट है, लाइक 31 मार्च जनरली बैलेंस शीट डेट होता है, उस तक के ही सारे खर्चे हमने रिकॉर्ड करे हों, उससे आगे के रिकॉर्ड नहीं करे हों, उससे पहले वाले के सारे आ गए हों। ये सब इंश्योर करने के बाद हम लोग बुक्स में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यही हमारा सिस्टम होता है, राइट। हमने यही तरीका फॉलो करा।
इसको कहते हैं असर्शन। इनको यूज करके ऑडिटर ऑडिट करता है। लेकिन कुछ जगह जैसे हम जब मैटेरियलिटी डिसाइड कर रहे हैं उस समय मैटेरियलिटी जब हम असर्शन लेवल बोलते हैं तो यहां असर्शन लेवल का मतलब क्या होगा पता है? यहां होगा आइटम वाइज। यानी यहां पे असर्शन लेवल का मतलब ये जो बेसिस है ये नहीं, यहां असर्शन लेवल का मतलब है आइटम वाइज, जैसे बिल्डिंग के लिए, जैसे सैलरी के लिए। बल्कि ये भी मैं छोटा बोल रहा हूं, हम लोग जब मैटेरियलिटी डिसाइड करते हैं तब हमारे लिए असर्शन लेवल का मतलब है लाइक ग्रुप ऑफ आइटम्स, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, या क्या नाम है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट। इस तरीके से हम लोग बेसिस पकड़ते हैं। आप चाहें तो इंडिविजुअल आइटम वाइज भी पकड़ सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी ये हम लोग इस लेवल पे क्यों? क्योंकि मैटेरियलिटी का लेवल हमें पहले डिसाइड करना पड़ता है। हमको पहले डिसाइड करना पड़ेगा मैटेरियलिटी का लेवल क्या है। अब ये लेवल डिसाइड करने से मतलब ये कि ऑडिटर एक अमाउंट डिसाइड करता है या परसेंटेज डिसाइड करता है। ठीक है, एक अमाउंट या परसेंटेज डिसाइड करता है जिससे नीचे के आइटम को हम मटेरियल नहीं मानते। ठीक है, और ऊपर के आइटम को मटेरियल मानेंगे। आप इसे परसेंटेज में भी डिसाइड कर सकते हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको कैसे। अब ये दो लेवल पे क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, इसको हम लोग ओवरऑल लेवल भी बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे लिए ऑडिट करने समय काम नहीं आता। क्यों नहीं आता? जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिटर ने एक जनरल ओवरऑल लेवल सेट करा, फॉर एग्जांपल एवरी आइटम, अब ये आइटम P&L का हो, बैलेंस शीट का हो, एसेट का हो, लायबिलिटी का हो, इनकम का, एक्सपेंडिचर, कोई मतलब नहीं, एवरी आइटम एक्सीडिंग से फॉर एग्जांपल 5000 विल बी मटेरियल। ऐसा ऑडिटर ने डिसाइड कर दिया कि कोई भी आइटम जो 5000 से ज्यादा का है उस आइटम को मटेरियल माना जाएगा। अब ऑडिटर ने ये डिसाइड करा, ये ओवरऑल लेवल, लेकिन हम इसके बेसिस पर ऑडिट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो फिगर है ये एक्सपेंडिचर के लिए। अब देखो ना, एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का होता है और एसेट जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, उनकी वैल्यूज में कितना डिफरेंस होता है। दोनों के लिए सेम फिगर पकड़ना संभव नहीं। तो ऑडिटर क्या करता है, असर्शन लेवल पे भी सेट करेगा। असर्शन लेवल पे मतलब, असर्शन लेवल पे मतलब आइटम वाइज। जैसे ऑडिटर ने क्या करा, अ लेवल बिलो द लेवल ऑफ मैटेरियलिटी सेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। ठीक है, लेवल बिलो द लेवल ऑफ मैटेरियलिटी सेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, राइट, फॉर इंडिविजुअल आइटम और असर्शन। ठीक है, जैसे हमने बोला कि भैया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर के लिए अपन ने लगाया 2000 रुपये। इसका मतलब ये कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर अगर 2000 रुपये से ज्यादा का है तो उसको मटेरियल मानेंगे, 2000 से कम का है तो मटेरियल नहीं मानेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स के लिए आपने डिसाइड कर दिया फॉर एग्जांपल कितना, 1500 रुपये। अब ये लेवल एसेट के लिए नहीं ले सकते। एसेट के लिए हमने, जैसे टेंजिबल एसेट के लिए हमने सेट कर दिया कि भैया टेंजिबल एसेट के लिए हमने 5000 सेट कर दिया। ये जो आपने असर्शन लेवल पे सेट करा, ये हमारी ऑडिट में काम में आएगा। क्योंकि ऑडिट जब हम करेंगे, आप समझो ना, ओवरऑल लेवल जो है वो हर आइटम के लिए नहीं लगाया जा सकता इक्वली ही। इक्वली कैसे लगाएंगे, वो तो हर आइटम का नेचर अलग होता है। अरे आइटम ना सही, कम से कम कैटेगरी ऑफ आइटम तो पकड़ते हैं। अब एक्सपेंडिचर और एसेट के लिए सेम लेवल कैसे फॉलो करेंगे, तो अलग अलग सेट करना पड़ता है। अब जो आर्टिकल या जो भी हमारा टीम मेंबर है जो एसेट्स को चेक करेगा उसके लिए मैटेरियलिटी लेवल 5000 है। जो टीम मेंबर हमारा एक्सपेंडिचर्स को चेक करेगा उसके लिए मैटेरियलिटी लेवल 2000 या 1500 रुपए, जैसा भी हमने डिसाइड करा। इसको कहा जाता है असर्शन लेवल। एंड प्रैक्टिकली असर्शन लेवल को ही यूज करना होता है हमें ऑडिट करते समय, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का तो यूज क्या होता है, इसको सेट करने के लिए, असर्शन लेवल पे सेट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है क्योंकि कोई ना कोई बेसिस तो चाहिए ना, ऐसे नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक दो तीन सवाल मन में आएंगे, आपके आ रहे होंगे, सर ये भी कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे सेट करेंगे और उसके बाद में अपन ऐसा इंडिविजुअल आइटम या असर्शन लेवल के लिए सेट करेंगे। बट इसको सेट करने के लिए भी कोई तो बेसिस होगा। हाँ, वी यूज, ऑडिटर यूजेस, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। ऑडिटर यूजेस बेंचमार्क। ऐसे भी नहीं करते बेटा कि बेंचमार्क फॉर सेटिंग
सच लेवल। ऐसा भी नहीं करते कि हम लोग कोई भी बेंचमार्क ना यूज करें, कोई बेसिस यूज ना करें, कोई भी हम लोग किसी भी तरह का कोई तरीका ना अपनाएं। नहीं, हम कोई ना कोई बेसिस तो पकड़ना पड़ेगा ना बेटा, कोई ना कोई बेंचमार्क तो पकड़ना ही पड़ेगा, कोई ना कोई बेंचमार्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, जिसके आधार पर हम लोग मैटेरियलिटी का लेवल सेट करते हैं। अब ये बेंचमार्क कॉमन नहीं होते, क्योंकि आपने जो ऊपर मैटेरियलिटी का लेवल सेट करा वो कोई हर एंटिटी के लिए कॉमन थोड़ी ना है। हम जिस एंटिटी के अंदर जाते हैं उसकी जब ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते समय उस एंटिटी के अकॉर्डिंग हम लोग ये लेवल्स सेट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर हो चाहे असर्शन लेवल पर। ठीक है, उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उसमें जो आइटम्स है उनके अकॉर्डिंग, जो भी उस एंटिटी के अंदर है उसके अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं। तो हमें कोई ना कोई बेंचमार्क पकड़ने पड़ते हैं। इस पर अपन बात करेंगे आगे अभी डिटेल के अंदर। दूसरा सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ऑडिट करने के दौरान, जैसे मान लीजिए हमने शुरू में सेट कर लिया, क्योंकि जनरली ये सारा काम हम लोग प्लानिंग स्टेज पर कर लेते हैं, ठीक है ना, एट प्लानिंग स्टेज। प्लानिंग स्टेज पर ही हम ये सब काम कर चुके होते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था पिछले लेक्चर में भी कि हम लोग किसी एंटिटी में जाते हैं, पहला जो हमारा काम होता है वो होता है उस एंटिटी के बारे में नॉलेज ऑफ बिजनेस लेना। बिना नॉलेज ऑफ बिजनेस लिए हम लोग उस एंटिटी की ऑडिट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे हमने एंटिटी का नॉलेज लिया, जैसे हमने एंटिटी के बारे में जानकारी ली, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ली, तो उसी समय हम लोगों को एंटिटी के बारे में सब पता चल जाता है ओवरऑल, उसी समय हम लोग ये सेट कर लेते हैं। लेकिन अब देखो, एक तो एंटिटी की जानकारी लेके अंदाजा लगाना, एक जानकारी लेके रिकॉर्ड्स के बारे में इमेजिन करना कि ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे, तो हमारा अंदाजा भी काफी सटीक होता है, बट फिर भी है तो अंदाजा ही, एक्चुअल तो रिकॉर्ड्स आपने चेक करे नहीं। अब जब आपने ये मैटेरियलिटी लेवल सेट कर दिए, आपने जब ये मैटेरियलिटी लेवल को सेट कर दिया, उसके बाद में ही तो आप क्या कीजिएगा, उसके बाद में ही तो ऑडिटर एक्चुअल रिकॉर्ड्स चेक करेगा। अब जैसे ही ऑडिटर ने एक्चुअल रिकॉर्ड्स चेक करना चालू कर, ठीक है, उस समय हो सकता है कि जो उसने सोचा था वैसा ना हो। मैं एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए हमने मैटेरियल लेवल सेट किया था डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए 2000, कि 2000 से नीचे के आइटम को मटेरियल नहीं मानेंगे और 2000 से ऊपर के आइटम को हम मटेरियल मानेंगे, ऐसा हमने सेट किया। अब जब ट्रांजैक्शंस को चेक करने लगे तो पता चला कि यार 2000 से ऊपर लाइक 2500 या 3000 तक के आइटम में भी ऐसा कोई फ्रॉड एंड एरर मिल नहीं रहा, या ऐसा लग नहीं रहा कि आइटम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई बात नहीं, आप रिवाइज कर लीजिए अपने मैटेरियल लेवल को, 2000 से 3000 कर लें। उल्टा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि आपने जब चेक करा तो 2000 के आइटम में ही फ्रॉड मिल गया, 2100 के आइटम में फ्रॉड मिला। अब देखो, दिमाग तो ठनकेगा ना कि हमने एग्जैक्ट 2000 का लेवल सेट करा और 2000 से ऊपर का 2200 का आइटम मटेरियल मिल रहा है, उसमें फ्रॉड मिल रहा है, 2100 के आइटम में फ्रॉड मिल रहा है। इसका मतलब हो सकता है इससे नीचे के आइटम में भी क्या हो, फ्रॉड एंड एरर हो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग जो मैटेरियलिटी का लेवल है उसको नीचे कर सकते हैं, 2000 से उठा के 1500। इसको बोलते हैं बेटा रिवीजन इन मैटेरियलिटी लेवल। और जो आपने पीछे पढ़ा था ना कि प्लानिंग स्टेज पे यूज होता है, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट यूज होता है, ये जो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट हम यूज करते हैं ना मेरे बच्चे, वो यही वाला होता है, इसको रिवीजन बोलते हैं, रिवीजन ऑफ मैटेरियलिटी लेवल। इसी को क्या बोला जाता है, यूज ऑफ द मैटेरियलिटी ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस स्टेज। अब सवाल आता है कि ये परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी क्या होता है। ये दो बातें तो हो गई, अब ये बात तो नीचे की थी, ये बात तो एक्चुअल में ये वाली थी। देखो, एट फर्स्ट स्टेज ऑडिटर डिटरमाइन, ठीक है, मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल, ऑडिटर सेट मैटेरियलिटी लेवल फॉर अमाउंट और परसेंटेज टू डिसाइड वेदर एन अमाउंट इज मैटेरियल। अमाउंट तो मैंने आपको बता ही दिया, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जैसे कोई आइटम अगर टोटल रेवेन्यू के 5% से ज्यादा का है, ओवरऑल पे अगर आप सेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो कोई आइटम अगर रेवेन्यू के 10% से ज्यादा है तो उसको मटेरियल मानेंगे। कोई आइटम अगर रेवेन्यू के 5% से ज्यादा है, कोई भी खर्चा अगर रेवेन्यू के 5% से ज्यादा है तो उस खर्चे को मटेरियल मानेंगे। आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। ये ओवरऑल की हमने बात करी, तो आपको मैटेरियलिटी ओवरऑल लेवल पे सेट करनी है, ठीक है, दैट इज द अमाउंट और परसेंटेज टू डिसाइड वेदर एन अमाउंट इज मटेरियल और नॉट। अब जैसा मैंने कहा था कि इसको सेट करने के लिए बेंचमार्क यूज करते हैं। व्हाइल डिटरमाइनिंग मैटेरियलिटी, ऑडिटर नीड टू सेट और चूज सम बेंचमार्क, एन ऑडिटर अप्लाई सच परसेंटेज टू बेंचमार्क। अब ये बेंचमार्क सेट करने के लिए हमारे पास देखो नीचे 2-3 फैक्टर्स हैं जिन पर हम ध्यान देते हैं। ये बेंचमार्क कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी कहा ना, अमाउंट में सेट कर रहे हो, परसेंटेज में सेट करो। वैसे तो ये बेंचमार्क, ये जो हम बेंचमार्क की बात करें, परसेंटेज वाले में ज्यादा काम में आएंगे, लेकिन ये तो बेसिस है कि जिसके बेसिस पर ऑडिटर डिसाइड करता है। इट कुड बी प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंस, इक्विटी, मतलब
कुछ भी पकड़कर, जैसे हमने ये अमाउंट सेट करा 5,000, तो आपने कुछ तो देखा होगा, रेवेन्यू को देखा होगा या उसके एसेट को देखा होगा, नेट एसेट को देखा होगा, लाइबिलिटीज को देखा होगा, कुछ तो देखा होगा आपने, जिसके आधार पे आपको लगा होगा कि हम लोगों को ये परसेंटेज या ये अमाउंट चूज करना चाहिए। तो ये क्या बेंचमार्क आप पकड़ेंगे वो हम ऑडिटर पे छोड़ देते हैं। देखो हम आपको पहले ही बोल चुके, मैटेरियलिटी को कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं किया जा सकता कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन है सबके लिए कॉमन, आपको कहीं नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ऑडिटर के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए है क्योंकि एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इन बेंचमार्क में से कौन सा बेंचमार्क पकड़ेंगे आप, या बेंचमार्क को लेते समय कई फैक्टर आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट। सी यानी ये इनमें से कौन सा फैक्टर पकड़ेंगे, आप ध्यान समझो, इनमें से कौन सा बेंचमार्क पकड़ेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स विच में अफेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेंचमार्क, मतलब कौन सा बेंचमार्क यूज करना है, कौन सा बेंचमार्क यूज करना है, ये डिसाइड करने के लिए बिलो फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से फैक्टर्स आप कंसीडर कर सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेदर देयर इज एन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन विच अटेंशन यूजर्स टेंड टू फोकस, ऐसा कोई आइटम है जिसपे यूजर का ध्यान जाता ही हो, होता है बैड डेट्स। बैड डेट्स आइटम ही ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो यूजर का ध्यान उस पर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। नेचर ऑफ एंटिटी एंड पॉइंट ऑफ लाइफ साइकिल वेयर इट स्टैंड्स, एंटिटी कब बनी थी, कब तक चलेगी या चलने की संभावना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, वैलिडिटी ऑफ बेंचमार्क, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा बेंचमार्क यूज करना है, ठीक है। नाउ व्हाइल चूजिंग बेंचमार्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल बिलो फाइनेंशियल फैक्टर्स में भी इंपॉर्टेंट, इनको भी ध्यान में रखिएगा। जैसे प्रायर पीरियड फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या रहे, पीरियड टू डेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पीरियड टू डेट मतलब जैसे आप 31 मार्च 25-26 के ऑडिट कर रहे हैं, 31 मार्च 2026 एंड हो गया, आपने ऑडिट चालू करा 10 मई को, तो 1 अप्रैल से 10 मई के बीच में कोई फैक्टर्स हैं, बजट एंटिटी के क्या रहे, फोरकास्ट क्या रहे, सिग्निफिकेंट चेंज इन एंटिटी अगर कोई हुआ है, ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है बेंचमार्क के बारे में, तो बेंचमार्क के लिए क्वेश्चन जो उसमें ये पॉइंट आपको लिखकर आने पड़ेंगे। अब आता है सेटिंग मैटरनिटी एट असर्शन लेवल, क्या हम लोग असर्शन लेवल पर मैटरनिटी को सेट कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, जनरली हमें हमेशा ही करना पड़ता है बट हमने लिख दिया, ऑडिटर डिटरमाइंस दैट मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल फॉर अमाउंट लोअर देन मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अभी हमने कहा था ना, असर्शन लेवल पे जो अमाउंट हम सेट करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो सेट करा उससे नीचे का होगा। देन ऑडिटर शेल डिटरमाइन मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। अच्छा, असर्शन लेवल पे हमने क्या कहा था, अभी पीछे आपको मैंने समझाया था कि वैसे अगर आप देखेंगे असर्शन का मतलब, जब मैं आपको चैप्टर नंबर 4 के एंड में असर्शन पढ़ाऊंगा या चैप्टर 5 में भी हम पढ़ेंगे असर्शन, एक जगह वो बिगनिंग ही वहीं से होगी असर्शन से, तो वहां असर्शन का मतलब आपको वही मिलेगा, अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, है ना, ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, ये मिलेगा। लेकिन वैसे अगर हम बात करते हैं मैटेरियलिटी की, तो असर्शन का मतलब आइटम या ग्रुप ऑफ आइटम, ग्रुप ऑफ आइटम मतलब जैसे क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, है ना, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, अकाउंट बैलेंसेस, राइट, अकाउंट बैलेंसेस बैलेंस शीट के लिए यूज होता है, डिस्क्लोजर, इनके लिए सेट करते हैं। क्योंकि असर्शन लेवल के लिए सेट, जो हमने पीछे असर्शन का मीनिंग एक्चुअल वाला पढ़ा, उस पर मैटेरियलिटी लेवल सेट नहीं हो सकते। ऐसे ओनरशिप के लिए मैटेरियलिटी लेवल अलग, एग्जिस्टेंस के लिए अलग, ऐसे नहीं सेट होता, ठीक है। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिटरमाइनिंग मैटेरियलिटी एट असर्शन लेवल। अब जैसे हम लोगों ने जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर मैटेरियलिटी लेवल सेट करा, तो हमने क्या कहा था, कुछ बेंचमार्क हम लोग यूज करते हैं, उन बेंचमार्क को यूज करके हम लोग मैटेरियलिटी का लेवल सेट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग जब असर्शन लेवल पे यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ फैक्टर्स यूज करेंगे टू बी कंसिडर्ड, जैसे वेदर लॉ और रेगुलेशन
राइट। और एप्लीकेबल एफआरएफ अफेक्ट्स यूजर्स एक्सपेक्टेशन फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ एनी आइटम। क्या कोई ऐसा लॉ या रेगुलेशन जो एंटिटी पर लगता है या जो एफआरएफ लगता है उसमें ऐसा कोई पॉइंट है क्या जो यूजर की एक्सपेक्टेशन पे इम्पैक्ट डालता हो? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था जैसे इंश्योरेंस एक्ट में दे रखा है कि अगर कोई भी खर्चा प्रीमियम के 1% से ज्यादा है, चाहे खर्चा हो कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसको मटेरियल, अब देखो वो खर्चा 1% से ज्यादा है मतलब असर्शन लेवल पर, तो अब हमें वो यूज करना पड़ेगा ना, वो हमारे हाथ में थोड़ी ना है। एफआरएफ तो सबसे पहले है, तो अगर एफआरएफ का कोई फैक्टर यूजर के एक्सपेक्टेशन पे इफेक्ट डाल सकता है या एफआरएफ का कोई फैक्टर ऐसा है जो यूजर के डिसीजन पे इम्पैक्ट डाल सकता हो, उसको आपको देखना है। की डिस्क्लोजर्स इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, ठीक है, की डिस्क्लोजर इन रिलेशन टू इंडस्ट्री इन विच एंटिटी ऑपरेट्स, ठीक है, वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी। ये ऊपर वाला समझाता हूं। कोई कभी कभी ऐसा होता है, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनमें लाइक स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देने जरूरी होते हैं या कोई स्पेसिफिक आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज करना जरूरी होता है, तो उस आइटम को यहाँ पे जरूर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वेदर अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी बिजनेस दैट इज सेपरेटली डिस्क्लोज्ड। द अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ एंटिटी, कोई बिजनेस का ऐसा एस्पेक्ट है जिस पर आपको लगता है कि लोगों का ध्यान जाना चाहिए, वो आइटम को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के कुछ फैक्टर्स हैं। अच्छा, इन फैक्टर्स पे सवाल आने के चांसेस कम है बेटा, बेंचमार्क पे सवाल आने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। अब ये सब पढ़ाने के बाद जब मैं आपको परफॉर्मेंस मैटरिटी पे लेवल पे लेके जाऊंगा ना, तो आपको एक तो बात आसानी से समझ में आएगी, इजीली समझ में आएगी, और एग्जैक्टली हम क्या कन्वे करना चाहते हैं वो बात आप पकड़ पाएंगे। पहले आप डेफिनेशन पढ़िए, हो सकता है आपको एक बार में डेफिनेशन समझ में ना आए, तो घबराना नहीं है, ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए घबराने की बात नहीं। क्या बोला? परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी अमाउंट और अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अब इस लाइन को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि तो असर्शन लेवल पर ही आ गया। टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स एक्सीड्स मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मैं आपको पहले समझाता हूं इस लाइन का मतलब, फिर मैं आपको बताऊंगा सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो शायद आपके दिमाग में ऑलरेडी आ रहा होगा। ठीक है, शायद आप भी वही सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूं, या आपको भी वही लग रहा होगा जो मुझे लग रहा है। अब जो हमें वो लग रहा है वो सही है या नहीं, ये बाद में बात करेंगे। पहले ये बोल क्या रहा है? ये कह रहा है कि हम लोगों ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल के लिए मैटेरियलिटी लेवल सेट करा, फॉर एग्जाम्पल आपने सेट करा 5000। अब अगर हम उसी पे अड़े रहते तो क्या होता कि 5000 से नीचे के जो आइटम है वो शायद मटेरियल आप नहीं मानते, क्योंकि आपने लेवल ही 5000 का सेट करा। अब आपने लेवल 5000 का सेट करा तो लाजमी है कि 5000 से नीचे के आइटम को आप मटेरियल नहीं मानोगे। जबकि हम ये जानते हैं कि मटेरियलिटी कभी भी इंडिविजुअली नहीं देखी जाती, मटेरियलिटी आप इंडिविजुअली भी देखते हैं और फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, या मैं ऐसे बोलूं इंडिविजुअली और व्हेन इट इज एग्रीगेटेड विद अदर आइटम। मतलब क्या होता है कि जैसे आपने, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कई बार ऐसा होता है आपने 5000 का लेवल सेट करा, कोई सा भी पकड़ लीजिए, ये तो चाहे आप एक्सपेंडिचर वाला पकड़ लीजिए कि आपने डिसाइड करा था कि भाई 2000 से नीचे के एक्सपेंडिचर को मटेरियल नहीं मानेंगे, 2000 से ऊपर के एक्सपेंडिचर को हम लोग मटेरियल मानेंगे, ऐसा आपने डिसाइड किया। अब आपने 1800 के आइटम को या 1500 के आइटम को आप मटेरियल नहीं मानोगे, हाँ, क्योंकि आपने लेवल 2000 सेट करा। कई बार ऐसा होता है कि कोई आइटम इंडिविजुअली उस लेवल से नीचे का है जो आपने सेट करा, लेकिन जब आप उस आइटम को देखते हैं कि वो आइटम उस जैसे अदर आइटम के साथ जोड़ा जाता है तो वो उस लेवल से ऊपर चला गया। यानी अगर आपने उसका लेवल देखा और वो 2000 से नीचे का है, 1200 का है, लेकिन ऐसा ही 500 रुपए का एक आइटम और है और 700 का भी एक आइटम और है, तो 12 प्लस 500 प्लस 700, तो 1200 और 500 1700 और 700 2400 रुपए, 2300 रुपए, 2400 रुपए। अब ये आइटम मटेरियल हो गया मिलाकर। अब आपने क्या करा, आपने 2000 से नीचे के आइटम को मटेरियल नहीं माना। दो, हमारा रूल क्या है? हमारा रूल ये नहीं है कि आप इंडिविजुअली देखेंगे। हम लोग जब भी मैटेरियलिटी चेक करते हैं, आपने डिसाइड कर लिया, चाहे आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे डिसाइड करा हो या इंडिविजुअल लेवल पे, जो भी आपने डिसाइड करा, तो मैटेरियलिटी का जो लेवल आपने डिसाइड करा, उसके बाद जब हम आइडेंटिफाई करना देखते हैं कि कौन से आइटम मटेरियल है, कौन से आइटम मटेरियल नहीं है, जब हम लोग ये डिसाइड करना चालू करते हैं तो हम देखते हैं
कोई आइटम इंडिविजुअली भी मटेरियल है या नहीं, और व्हेन एग्रीगेटेड विद अदर आइटम, दोनों देखते हैं। ऐसे नहीं देखते कभी भी, हम ये देखेंगे कि कोई आइटम 2000 से ऊपर का है मटेरियल है, 2000 से कम का है, तो क्या इस आइटम को इसके ही जैसे और आइटम के साथ जोड़ें तो क्या उसके बाद ये मटेरियल बन जाएगा? यदि हाँ तो उसे भी मटेरियल मानेंगे। लेकिन यहां हम क्या बात कर रहे हैं, पर ये तो मैंने आपको नॉर्मल बात बताई कि नॉर्मली हम मटेरियलिटी चेक कैसे करते हैं। तो हमेशा मटेरियलिटी चेक करते ध्यान में रखना, एन आइटम कुड बी मटेरियल इंडिविजुअली, मतलब एन आइटम इंडिविजुअली वो लिमिट जो आपने डिसाइड करी है से एक्सीड कर रहा है, और इट कुड बी मटेरियल व्हेन एग्रीगेटेड विद सम अदर सिमिलर आइटम्स, उस जैसे ही बाकी आइटम के साथ अगर इसको एग्रीगेट करेंगे तो भी हो सकता है ये मटेरियल हो जाए, तो हम उसको भी मटेरियल मानेंगे। लेकिन परफॉर्मेंस मेटलिटी क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल से ऊपर का जो का फिगर है उससे नीचे का एक फिगर सेट कर। ठीक है, क्यों करा? कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट है वो इंडिविजुअली या अदर आइटम के साथ मिलाकर, ठीक है, वो मैटेरियलिटी के लेवल में ना आए। ठीक है, क्योंकि वो आइटम मैटेरियलिटी के लेवल से नीचे नीचे, अब वो आइटम हो सकता है मैटेरियलिटी लेवल से नीचे को, मिलाकर अकेला भी और मिलाकर भी, लेकिन वो हमें लगता है कि मैटेरियल होना चाहिए, बट आप नहीं मानोगे। जो आइटम मान लीजिए आज आपने मैटेरियलिटी का लेवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए सेट करा 5000, ठीक है, तो हमारा तरीका क्या होता है, कोई आइटम अगर अकेला या उस जैसे आइटमों को मिलाकर 5000 से एक्सीड करेगा तो मैटेरियल मानेंगे, वरना नहीं। अब हो सकता है कोई आइटम ऐसा हो जो इंडिविजुअली या जब हम उसको बाकी आइटम के साथ मिला दे उसके जैसे, तो भी वो मिलाकर भी, अकेले भी और मिलाकर भी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो आपने मैटेरियलिटी सेट करी है उससे एक्सीड ना करे, तो आप उसे मटेरियल नहीं मानोगे। पर हो सकता है वो मटेरियल हो, जैसे अभी हमने क्या बोला, 5000 रुपए का ओवरऑल लेवल है, लेकिन एक्सपेंडिचर के लिए कितना सेट करा, 2000। अब सोचो अगर आज आपने एक्सपेंडिचर के लिए 2000 का अमाउंट सेट नहीं करा होता तो क्या हो रहा होता? तो ये होता कि कोई खर्चा अगर 2500 का होता आप मटेरियल नहीं मानते, क्योंकि आपने तो ओवरऑल लिमिट 5000 सेट करी है, अब उससे नीचे के आइटम को तो आप मटेरियल मानोगे नहीं, राइट। लेकिन जैसे आपने एक्सपेंडिचर के लिए 2000 की लिमिट सेट करी तो इस बात की संभावना खत्म हो गई, इस बात की संभावना लगभग खत्म हो गई कि कोई भी आइटम खर्चे का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो मैटेरियलिटी का लेवल है उससे एक्सीड नहीं करेगा, राइट, लेकिन फिर भी हमारे लिए मटेरियल होगा। अगर वो एक्सीड नहीं करेगा तो वो इग्नोर हो जाता, ये संभावना खत्म हो गई। अगर वो एक्सीड नहीं भी करेगा तो भी वो इग्नोर नहीं होगा, हो सकता है वो हमारी लिमिट जो हमने सेट करी है से ज्यादा हो और इसीलिए वो हमारे लिए क्या हो, इंपॉर्टेंट। देखो, द अमाउंट और अमाउंट सेट बाय ऑडिटर एट लेस देन मैटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी दैट एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कौन से हैं? जो हमें पकड़ में नहीं है, राइट। क्यों नहीं पकड़ में आए? क्योंकि आपने ओवरऑल लेवल पे मैटेरियलिटी सेट की थी, है ना, उससे नीचे के आइटम को तो आप पकड़ ही नहीं रहे, वो पकड़ में नहीं आएंगे। एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स एक्सीड्स मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, वो आइटम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे जो मैटेरियलिटी सेट करी उससे एक्सीड करते, इसकी संभावना तो खत्म ही हो गई। तो कम से कम परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी की वजह से तो पकड़ में आ जाए, और ऐसा तभी होता है जब आपने इससे, ये बिल्कुल सही सोच रहे थे आप, ये वही है असर्शन लेवल पे। और आपको याद है मैंने क्या कहा था, एक्चुअल में ऑडिट करते समय असर्शन लेवल ही काम में आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल काम में आता भी नहीं। काम में भी असर्शन लेवल ही आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल काम आता भी नहीं, ठीक है, काम भी असर्शन लेवल आ रहा है, क्योंकि उसी पर हम मैटेरियलिटी को परफॉर्म करते हैं, उसी पर ऑडिट को परफॉर्म, इसीलिए उसका नाम परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी। तो एक्चुअल में जो मैटेरियलिटी आपने असर्शन लेवल के लिए सेट करी वही क्या कहलाता है, मैटेरियलिटी फॉर असर्शन लेवल, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारे स्टेप नंबर 3 आता है मैटेरियलिटी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ये एक्चुअल में रिवीजन है, देखो यहां पे लिखा भी है, जैसे जैसे आप ऑडिट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे मैटेरियलिटी लेवल्स में हम लोगों को रिवीजन करना होता है, हमें अपने मैटेरियलिटी लेवल्स को चेंज करना होता है। ऐसा चेंज करना है ऐसा जरूरी नहीं, जरूरत पड़ सकती है। यानी इनिशियली जो आपने मैटेरियलिटी लेवल सेट करा, हो सकता है ऑडिटर ऑडिट करने के दौरान, क्योंकि ऑडिट के दौरान आपको एंटिटी के बारे में बहुत सारी बातें पता चलेंगी ना जो आपको पहले नहीं पता थी। सो जैसे जैसे ऑडिटर आगे बढ़ता है, सी इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट लोअर मैटेरियलिटी लेवल
then initially determined is appropriate, right? The auditor shall determine whether it is necessary to revise maturity level. यानी शुरू में आपने डिसाइड किया था मान लीजिए 5,000 एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, एट असर्शन लेवल, ठीक है, एट असर्शन लेवल आपने अलग अलग डिसाइड करा था जो भी, जैसे एक्सपेंडिचर के लिए आपने डिसाइड करा 2,000, एसेट के लिए आपने डिसाइड करा था मान लीजिए 4,000। अब आज आपको लगता है कि इस लेवल से लोअर लेवल का मेटेरियलिटी लेवल आपको चाहिए। सी, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट अ लोअर मेटेरियलिटी लेवल देन इनिशियली डिटरमाइंड इज एप्रोप्रिएट, जो शुरू में डिसाइड किया था उससे लोअर लेवल चाहिए, देन ऑडिटर शेल डिटरमाइन वेदर इट इज नेसेसरी टू रिवाइज द मेटेरियलिटी। आपको डिसाइड करना है, अगर लगता है कि हाँ हमें लोअर लेवल ऑफ मेटेरियलिटी चाहिए तो आप लोअर लेवल डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर मेटेरियलिटी में चेंज होगा ना बेटा, तो ये जो ऑडिट प्रोसीजर है उसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट भी चेंज होगा, क्योंकि हम लोग मेटेरियलिटी पहले डिसाइड करते हैं, ऑडिट प्रोसीजर बाद में लगाते हैं। आप यहां पर देखिए, आपको शायद मेरी बात याद आएगी, हमारे ऑडिट के अंदर जो स्टेप्स हैं जिसमें हमने कहा था कि रिस्क असेसमेंट होता है, कंप्लायंस, सब्सटेंटिव, इसको हम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर बोलते हैं, इसको रिस्क असेसमेंट। ये रिस्क असेसमेंट जब हम करते हैं, यानी जब हम एंटिटी की जानकारी ले रहे होते हैं, नॉलेज ऑफ बिजनेस ले रहे होते हैं, उसके बाद में जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना मेटेरियलिटी का लेवल सेट करते हैं। उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमारा कंप्लायंस और सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसा होगा। तो आज अगर हमने अपना मेटेरियलिटी का लेवल चेंज करा तो इनका जो नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है, मतलब इनको कितना परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, ये चेंज होगा। ये होगा तो क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है, हमने कहा था ना कि जो आइटम मटेरियल होगा उसको सैंपल मिलेंगे, तो आपने मेटेरियलिटी का लेवल डिसाइड करा, उसके अकॉर्डिंग आपने सैंपल बनाया, उस सैंपल को ही तो आप चेक करोगे कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव में। अब अगर मेटेरियलिटी का लेवल चेंज हो गया तो सैंपल भी चेंज हो जाएगा, और अगर सैंपल चेंज हो जाएगा तो ये तय है कि हमारा जो मेटेरियलिटी का, जो ऑडिट का नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट है, वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखिएगा जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि अपने को मेटेरियलिटी के लेवल में चेंज करना है या नहीं करना। जिस समय ये डिसीजन आप ले रहे हो उस समय कुछ फैक्टर्स का हम ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फैक्टर्स छोटे छोटे से होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो, ये तो हम पढ़ चुके, मेटेरियलिटी इज अ लाइक डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। अब प्रोफेशनल जजमेंट जो है ना बेटा, देखो वो आता है 3 चीजों से, ये ध्यान में रखो। ये प्रोफेशनल जजमेंट लगाने के लिए 3 चीजें चाहिए। नॉलेज, ये तो आपको अभी मिल ही रही है, ठीक है। दूसरा चाहिए होता है एक्सपीरियंस, ठीक है, ये भी आपको मिल रहा है। तीसरा चाहिए होता है, दूसरा चाहिए होता है, तीसरा एक्सपीरियंस तो थर्ड है, नॉलेज दूसरे नंबर पर आता है, ट्रेनिंग, और तीसरे नंबर पर आता है एक्सपीरियंस, ठीक है। अब नॉलेज एंड ट्रेनिंग तो आपको मिल जाएगी, आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगी तब तक आपकी नॉलेज एंड ट्रेनिंग खत्म। एक्सपीरियंस तो बेटा आते आते ही आएगा। अब जब तक एक्सपीरियंस नहीं आ रहा तब तक हम प्रोफेशनल जजमेंट कैसे लगाएं? जब ये तीनों आ जाएंगे तब तो प्रोफेशनल जजमेंट लग जाएगा, तब आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर जब तक हम लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं आ रहा तब तक क्या करें? तो देखो क्या लिखा, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियल इज अ प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। प्रोफेशनल जजमेंट इज अफेक्टेड बाय ऑडिटर्स परसेप्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूजर्स। आपको प्रोफेशनल जजमेंट लगाते समय यूजर की नीड, कॉमन यूजर नीड, हमने पीछे कहा था आपको कि मेटेरियलिटी कॉमन यूजर नीड के हिसाब से डिसाइड करती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज रीजनेबल टू ऑडिटर टू अज्यूम। अब ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मेटेरियलिटी को डिसाइड करते समय प्रोफेशनल जजमेंट लगाएंगे, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। प्रोफेशनल जजमेंट लगाने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ये दोनों है। एक्सपीरियंस भी आते आते आ ही जाएगा। अब जिस समय आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि किस आइटम को, कितने रुपए से नीचे के आइटम को मटेरियल नहीं मानना, किसको मानना है, यानी मेटेरियलिटी लेवल आप सेट कर रहे होंगे, तो कॉमन यूजर नीड आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। कॉमन यूजर नीड देख रहे हैं तो ये अज्यूम करो 4 चीजें यूजर के बारे में, अज्यूम करो यूजर के बारे में 4 चीजें। मतलब क्या है इसका? इसका ये मतलब है कि आप ये मानो, क्या क्या मानना है। पहला, यूजर हैव, यहां से पढ़ना, देखो, यूजर हैव रीजनेबल नॉलेज ऑफ बिजनेस
इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अकाउंटिंग। पहला पॉइंट, आप ये मानो कि यूजर को बिजनेस की इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जानकारी है। अगर मैं ऐसा नहीं अज्यूम करूंगा, मान लीजिए आप खुद को अपने आप को ऑडिटर की जगह रख के देखें, आप ऑडिटर हैं और आपको अपना जजमेंट लगाकर मेटलिटी का लेवल सेट करना है, और ये भी तय है कि हमें कॉमन यूजर नीड को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मेटलिटी का लेवल सेट करेंगे। ठीक है, ये भी तय है। अब ऐसे में जब यूजर मेटलिटी का लेवल सेट कर रहा होगा, जिस समय ऑडिटर ये डिसाइड कर रहा होगा कि कौन सा आइटम मटेरियल है और कौन सा आइटम मटेरियल नहीं है, उस समय यूजर, राइट, जब ऑडिटर डिसाइड कर रहा होगा उस समय यूजर, ऑडिटर ये मानेगा कि यूजर को बिजनेस के बारे में तो पता ही होगा। तो मैं ऐसे भी नहीं मानूंगा कि यार यूजर को तो बिजनेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो मेटलिटी का लेवल कैसे डिसाइड करता होगा, कैसे उसको, तो ऐसे अगर ऐसा नहीं मानोगे ना तो छोटे छोटे आइटम को भी मटेरियल मानना पड़ेगा। तो आप ये मानो कि यूजर को कम से कम ये तो पता ही होगा, यूजर को कम से कम ये तो पता ही होगा कि कौन सा आइटम, एंटिटी का बिजनेस क्या है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। हमको ये मानना पड़ेगा यूजर इज विलिंग टू स्टडी द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप ये अज्यूम कर लोगे कि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं चाहता होगा, अगर आप ये अज्यूम कर लोगे कि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहता है, अगर आप ये मान लोगे कि यूजर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को उसके लिए है ही नहीं कुछ रिक्वायरमेंट, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। आज अगर हम आपको ये मानकर पढ़ाएं कि बच्चे पढ़ेंगे तो है नहीं, शायद हो सकता है बच्चों को ये सब नहीं पढ़ें, तो हम क्यों इतना डिटेल में पढ़ाएं? नहीं, हम तो यही मान के पढ़ाते हैं कि भैया बच्चे दे आर विलिंग टू स्टडी, दे आर विलिंग टू स्टडी मतलब दे आर स्टडिंग एट होम, हमारे पढ़ाने के बाद घर जाके रिविजन करेंगे, ये मानकर ही पढ़ाते हैं। तो आपको भी मानना है कि भैया हम इतनी मेहनत कर रहे हैं मेटलिटी सेट करने में, यूजर वाकई में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा। हमें मानना है कि यूजर अंडरस्टैंड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेड इन ऑडिटेड एट लेवल ऑफ मेटलिटी। अज्यूम कीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट, यूजर ये जानता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते समय, ऑडिट करते समय मेटलिटी फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। यानी यूजर भी जानता है कि ऑडिटर ने सारे आइटम चेक नहीं करे होंगे, मटेरियल आइटम चेक करे होंगे। यूजर भी ये जानता है कि जब मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे तो उसने सारे आइटम्स पे फोकस करने के बजाय मटेरियल आइटम पे फोकस करा होगा। आप ये अज्यूम कीजिए कि यूजर को ये पता है, रिकॉग्नाइज अनसर्टेनिटी इन वेरियस आइटम्स बिकॉज ऑफ एस्टिमेट और जजमेंट और फ्यूचर इवेंट। आप ये मानो कि यूजर को पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी होती है। आप ये मानो कि यूजर को पता है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनमें अनसर्टेनिटी होती है, जिनमें एस्टिमेशन किया जाता है, जिनमें जजमेंट लगाया जाता है, यानी जिन्हें ऑडिटर ऑडिट करते समय जजमेंट लगाकर चेक करता है। इवन छोड़ो जजमेंट लगाकर, ऐसे बहुत सारे आइटम हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिनमें 100% अनसर्टेनिटी होती है, यानी उन आइटम की वैल्यू एक्चुअल नहीं होती होगी, उनकी वैल्यू अनसर्टेन होती है। जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है। अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई हमारे पास में स्टेटमेंट थोड़ी ना होता है, कोई उसका कोई बिल वगैरह थोड़ी ना है, वो तो अंदाजे से बनता है, तो वो अनसर्टेन ही होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि यूजर को ये पता होगा कि कुछ आइटम अनसर्टेन होते हैं। मेक रीजनेबल इकोनॉमिक डिसीजन, हम ये मानेंगे कि यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पर इकोनॉमिक डिसीजन लेगा तो वो उसको ये काम में आएगा, इसलिए हमें सोच समझ के मेटलिटी लेवल सेट करना है। हम ये नहीं भूल सकते कि हमारी वजह से किसी का डिसीजन गलत ना होने पाए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार मार्किंग करूंगा, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना बेटा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक बात मैं बहुत रिपीट कराता हूँ बार बार, बेटा सिंपल पे मत जाना, बेसिक्स पे मत जाना। आपको अगर कोई टीचर के नोट्स मिले जो बहुत सिंपल हो तो मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, छोड़ देना। आपको लगेगा सर आप किसी टीचर, नहीं, टीचर सारे अच्छे होते हैं बेटा, टीचर कोई खराब नहीं होता, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ाता है, हर टीचर अपनी तरफ से बेस्ट नोट्स देता है, लेकिन और वो आप ही के लिए कर रहा है। उसके नोट्स है ना थोड़े से समरी हैं या शॉर्ट में, वो उसने मेहनत करके आप ही के लिए बनाए। वो बेचारा तो बहुत मेहनत कर रहा है टीचर, और आपके लिए बढ़िया नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपको याद हो जाए। पर प्रॉब्लम टीचर नहीं है बेटा, प्रॉब्लम नोट्स नहीं है, प्रॉब्लम ICAI है, प्रॉब्लम इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट को पूरा डिटेल कंटेंट चाहिए। अभी हम लोग देखो ना, एक कॉमन सा एक वो होता है कि अगर हम लोग 100% पढ़ेंगे तो 70% ही याद रहेगा, और एग्जाम में 50% ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। अब ऐसे में अगर आप पहले ही शॉर्ट पढ़ के जाएंगे तो क्या करेंगे? तो बेचारे टीचर की मेहनत खराब हो जाती है पूरी, बच्चा फेल हो रहा है, पास नहीं हो पा रहा।
तो वो गलती छोटी सी यहां आती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पढ़ना डिटेल में ही पड़ता है। आगे आते हैं डॉक्यूमेंटिंग द मैटेरियलिटी। हमने पहले ही कहा था डॉक्यूमेंटेशन हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ऑडिट का फंडामेंटल प्रिंसिपल है डॉक्यूमेंटेशन। हमें ऑडिट करते समय लगभग सारी चीजों का डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। तो नेचुरली मैटेरियलिटी, अब मैटेरियलिटी में क्या क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आपने डिसाइड करा, उसका डॉक्यूमेंटेशन करो। असर्शन लेवल या परफॉर्मेंस लेवल पे जो आपने डिसाइड करा उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, और इनमें अगर कोई चेंज हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंटेशन करो अलॉन्ग विद रीजन। देखो डॉक्यूमेंटिंग द मैटेरियलिटी, मैटेरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल ये रिकॉर्ड करो, असर्शन लेवल पे परफॉर्मेंस मैटेरियलिटी तो दोनों सेम ही है, एंड एनी रिवीजन ऑफ ए टू सी एज ऑडिट प्रोग्रेस, इनका आपको डॉक्यूमेंटेशन करना है। बहुत ज्यादा काम का पॉइंट नहीं है। नीचे एक टॉपिक मैंने दिया है, अगर आप देखेंगे तो मैटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क में क्या लिंक है, इसको हम सीधा मॉड्यूल से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम ऑडिट रिस्क पढ़ तो लें, अभी हमने ऑडिट रिस्क पढ़ा ही नहीं है। जब हम ऑडिट रिस्क वाला टॉपिक पढ़ लेंगे तब इस टॉपिक पर जाएंगे कि आखिर ऑडिट रिस्क एंड मैटेरियलिटी का क्या आपस में रिलेशन है। तो ये था हमारा कंटेंट अबाउट मैटेरियलिटी। और जैसा हमने आपसे शुरू में कहा था कि हम लोगों को इस चैप्टर में स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। अभी हमने मैटेरियलिटी पढ़ लिया ना, टॉपिक खत्म। एक तरीके से आप मानो एक अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है जो हमने पढ़ लिया। अब इसका आगे बहुत सारा यूज होगा। तो अब हमारे पास में आएगा मैटेरियलिटी के बाद में क्या आएगा, इसके बाद में आएगा हमारे पास रिस्क असेसमेंट का प्रोसीजर, फिर पढ़ेंगे रिस्क रिस्पॉन्स के बारे में, और फिर पढ़ेंगे कंप्लायंस प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि रिस्क रिस्पॉन्स में दो होते हैं, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव। कंप्लायंस इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, सब्सटेंटिव के बारे में भी थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन सब्सटेंटिव के बारे में डिटेल में जो आप पढ़ेंगे वो तो अगले चैप्टर में ही पढ़ेंगे। तो कंप्लायंस प्रोसीजर मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ठीक है, कंप्लायंस प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर के लिए भी मैं आपको बता दूं, यहाँ समरी ही है, बाकी तो अगले चैप्टर में मिलेगा। तो अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर 3 ही, लेकिन रिस्क असेसमेंट के बारे में। ठीक है, तो आज अपन यहीं रुक जाते हैं बेटा। राइट, थैंक यू वेरी मच।